अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज के इस पाक बहरिया के हवाले से हमारे खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वतन की हिफाजत का जज्बा इस सरजमीन के हर फौज के हर जवान में रचा बसा हुआ है। मादरे वतन के दिफा के लिए हमारे जवान बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते और दुश्मन 4 मरतबा इसका तजर्बा कर चुका है कि जब हमारी जवानों ने सरों पर कफन पहनकर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। 1965 की जंग में हमारे जवानों ने जिस तरह बला जैसे दुश्मन के दांत खट्टे किए वो हम हमेशा याद रखेंगे। वो कौन भूल सकता है। मुफाहिमत न सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मुफाहिमत न सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। सितंबर 1965 की जंग में बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन ख़ास तौर पर पाक बहरिया के नाम रहा। ऑपरेशन द्वारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के दिलों पर जो लर्जा तारी किया, उसके झटके दुश्मन अब भी महसूस करता है और उसी की याद में 8 सितंबर को पाक बहरिया का दिन मनाया जाता है। आज भी ये दिन जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है और हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर पाक बहरिया से आए हुए मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो पाक बहरिया है, इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी 4 जहतें हैं और ये 4 जहतें इसे किसी भी दूसरी फ़ौज से मुमताज़ करती हैं। आइए देखते हैं और इन 4 जहतों के बारे में जानते हैं। पाक बहरिया पाकिस्तान की वाहिद 4 जहती फौज है जो सतह आब, ज़ेर आब, फ़िज़ा और साहिली इलाकों के दिफा और निगरानी के फ़राइज़ तंदही, लगन और मिली जज्बे से सरशार होकर सरअंजाम दे रही है। पाक बहरिया के ये बहरी जहाज, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, आबदोज़ें, पाक मरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप इंतहाई मुअस्सर जदीद मोहलिक हथियारों, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, गन्स और डेप्थ चार्जेस से मुज़य्यन हैं जो दुश्मन के सतह आब, ज़ेर आब, फ़िज़ाई और ज़मीनी टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। पाक बहरिया के यूनिट इंतहाई हसास और तबाहकुन बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत भी रखते हैं। पाकिस्तान नेवी का सतह आब बेड़ा यानी सरफेस फ्लीट पाक बहरिया की पहली जहद है। ये असर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग इंतहाई जदीद फ्रिगेट्स, तबाहकुन डिस्ट्रॉयर्स, हाई स्पीड मिसाइल क्राफ्ट्स, गन बोट्स, माइन हंटर्स और तरबियती और मददगार जहाज़ों और बोट्स पर मुश्तमिल है। पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस दूसरी जहद है। ये एक ऐसी क़ुव्वत है जो बाएतबार सलाहियत रखती है। इस सर्विस में इंतहाई ताकतवर और आला मयार की आबदोज़ें मौजूद हैं जिनमें दुरुस्त निशाने पर हमला करने की सलाहियत रखने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लेस ऑगस्टा 90B क्लास आबदोज़ें भी शामिल हैं। तवील दौरानिये तक ऑपरेशन की सलाहियत रखने वाली ये तबाहकुन आबदोज़ें मोहलिक हथियारों और सेंसर्स से लेस हैं जो दुश्मन के दिलों पर धाक बिठाने की अहल हैं। पाक बहरिया की तीसरी जहद पाक बहरिया का फ़िज़ाई बेड़ा यानी एविएशन फ्लीट है। इसमें शामिल जदीद मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स जदीद और मोहलिक आलात हर्ब से लैस हैं। ये न सिर्फ पाक बहरिया की फ़िज़ाई रसाई बढ़ाते हैं बल्कि पेट्रोलिंग और खुफिया ऑपरेशंस की सलाहियतों में भी इजाफा करते हैं। 1970 में सी किंग हेलीकॉप्टर्स और अटलांटिक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की शमूलियत से पाक बहरिया के फ़िज़ाई बेड़े की दिफाई सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ। चंद महदूद असासों के साथ आगाज करने वाला पाक बहरिया का फ़िज़ाई बेड़ा इस वक्त फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल स्क्वाड्रंस के साथ एक कदावर और मजबूत बेड़ा बन चुका है। फिक्स्ड विंग स्क्वाड्रंस में P3C ओरियन, ATR और फोकर जहाज, जबकि हेलीकॉप्टर्स के स्क्वाड्रन में Z9EC, सी किंग और एलोवेट हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। पाक बहरिया की चौथी जहद स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और पाक मरीन्स हैं। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप एक 4 जहती फोर्स है जो बर्री, बहरी, हवाई और ज़ेर-ए-आब मिशन इंतहाई फुर्तीले अंदाज और महारत से अंजाम देते हैं। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के 2 ऑपरेशनल यूनिट हैं। सेल ग्रुप जो खुसूसी तौर पर आबी, ज़मीनी और हवाई ऑपरेशंस के अलावा रैपिड रिस्पांस और खुफिया ऑपरेशंस करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर ग्रुप मैरीटाइम काउंटर टेररिज्म और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ पाक मरीन्स सरकरीक के दिफा और पूरी साहिली पट्टी पर बहरिया की अहम तरीन तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तैनात की गई है।
एसएसजी के अफराद अपनी सख्त ट्रेनिंग और अनथक मेहनत के बायस हर तरह के ऑपरेशन करने में माहिर हैं। ये ग्रुप स्टेट ऑफ द आर्ट असलहा और साजो सामान से लैस हैं, जिनमें छोटी आबदोजें जिन्हें मिजिट कहते हैं, फास्ट अटैक क्राफ्ट, डाइवर प्रोपल्जन व्हीकल और पैरामोटर्स शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल से ये दुश्मन की सरहद में अंदर तक घुसकर वार करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ वो इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशंस में माहिर हैं और मुल्क या सर्विस को दरपेश किसी भी अंदरूनी खतरे से निपटने की सलाहियत रखते हैं। एसएसजी की फ्री फॉल टीम को सी ईगल के नाम से भी जाना जाता है। ये अफराद समुंदर और जमीन पर हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग मिलिट्री फ्री फॉल जंप्स में महारत रखते हैं। ये टीम खुफिया तौर पर हवाई रास्ते से दुश्मन के बहरी इलाके में दाखिल होकर स्पेशल ऑपरेशंस करने की भरपूर सलाहियत रखती है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाल गनीमत न किश्वर कुशाई। शहादत का रुतबा एक ऐसा रुतबा है जिसका ख्वाब हर फौजी की आंखों में होता है, मगर वो कुछ ही होते हैं जिन्हें ये रुतबा नसीब होता है। आइए देखते हैं लेफ्टिनेंट ज़ीशान वज़ीर शहीद की कहानी। शहीद सिर्फ एक सफ़र तय करता है, इस दुनिया से उस दुनिया तक का रहता वो हमारे दिलों में ही है, हमारे आसपास। चार 4:30 बजे मेरे पास कॉल आई थी ज़ीशान की कि मैं फ़्लाइंग पे जा रहा हूँ, तो ये सेट के मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। एंड उसी दिन ना उन्होंने मुझे एक और बात बोली थी जो मुझे अभी बहुत हैरत होती है सोच सोच के। उन्होंने कहा था कि ना अतिया देखना, आज के बाद आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलेगा। इसी जगह में वो उसकी पैदाश है, वो दूसरा निज़ाम इसी जगह में है। गांव के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार सबसे बहुत प्यार करता था। उसकी पसंद उसकी वालदा थी। बहुत करना है यानी मैं उन सोचनी नहीं है, मखे जिंदगी थोड़ी है वो प्यार करना है। जो अचानक आ जलो तो फिर कमरे इस तरह कर सी, अम्मी किथे हो, अम्मी इस तरह करना है, अम्मी किथे ने, अम्मी किथे ने, फिर इस तरह ला के ना दिल नाल फिर रख सी, अम्मी तुसी मबू याद आने रहे हो, अम्मी तुसी मबू अच्छे लगने हो। सोचते हैं भाई टाइम नहीं गुजरा, शादी ना थोड़ा गुजरा, उम्र बहुत हो गई। जो तो शादी हुई वापस नहीं आया, माँ देखा बचा गया है और खाया मैं देखा मेरे को रह गया। हमारी शादी हुई थी 2018 जून में और ज़ीशान की शहादत अगस्त में हुई थी, तो ऑलमोस्ट पूरे 2 मंथ्स कंप्लीट हुए थे जिस दिन ज़ीशान की शहादत थी।
जहाज़ में आणने सोन मरीज़ शहीद भी होने ने आणने ने कोई ज़ख्मी भी आणने ने। एक दफ़ा किसी ने भाई शहीद हो गए चाहे आए होते उस सारे मेरे कपड़े खूने नाल भरे गए ने। मैं दिल में सोचा मैं कि पता एक वक्त होया ते असां किथों जा सो। ज़ीशान वज़ीर की जो शहादत है ना वो पहचान बन गई है। अब हर किसी से आप छोटे बच्चे से भी पूछें वो भी ज़ीशान वज़ीर को बस शहीद के नाम से जानते हैं। ज़ीशान वज़ीर शहीद। जब मैंने नेवी ज्वाइन की थी तो उसके पीछे एक मकसद ये भी था कि मुझे अपने हस्बैंड की जो सर्विसेज थी उनको आगे कंटिन्यू करना है और नेवी में रह के मैं ज़ीशान के नाम को कभी मिटने नहीं दूँगी। ज़ीशान वज़ीर में मैं अपनी तस्वीर देखता हूँ, अक्स देखता हूँ। वो तो अल्लाह के फजल से अपने उस रास्ते पर चला गया है जो अल्लाह पाक को पसंद था। ये आपने कहानी देखी नाजरीन, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट ज़ीशान वज़ीर शहीद के वालिद साहब वज़ीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और हमारे साथ सब लेफ्टिनेंट अतिया ज़ीशान साहिबा मौजूद हैं जो कि ज़ीशान शहीद की बेगम है। अस्सलाम वालेकुम अतिया साहिबा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला और दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए इज़्ज़त है, एहतराम है, बहुत सारी दुआएँ आप दोनों के लिए, ज़ीशान साहब के लिए। वज़ीर साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि देखें, हमने वर्दी नहीं पहनी, आपने वर्दी नहीं पहनी, बेशक आपके साहिबजादे ने वर्दी पहनी, बेशक उनको अल्लाह ताला ने वो रुतबा अदा किया जो हमें नहीं किया, आपको नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन वो कौन सा ऐसा जज्बा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि एक बावर्दी जवान के वालिदैन ने, उसकी बेगम ने, उसके बच्चों ने भी वर्दी पहनी हुई है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर ये तो एक बेटा है वतन पे कुर्बान, अगर 4-5 भी होते तो वो भी वतन पे कुर्बान। वो कौन सा जज्बा होता है? बच्चे, हकीकत ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये जब पार्टीशन हुई है तो काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी है। तो माशाअल्लाह उस ज़ात पाक का एहसान है कि उसमें बंदा नाचीज़ भी शामिल हो गया है। बिल्कुल। अगर बैकग्राउंड आप स्टडी करें तो हकीकत यही है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। जिधर आप मसला ज़ीशान वज़ीर का, तो आप यकीन करें कि एक मुसलमान पाकिस्तानी शहरी और हमारी ज़ाती ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा फ़ौज, नेवी, एयरफोर्स में किसी भी जॉब रैंक, ये कुछ ज़रूरी नहीं होता है। इज़्ज़त ज़िल्लत मालिक के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक का एहसान है। अल्लाह पाक, मैंने बच्चे को बोला है कि बच्चे फ़ौज में आप अप्लाई करो। वो उसने दो टोक स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे जवाब दिया कि अबू मेरा दिल करता है मैं नेवी में जाऊँ। अच्छा। माशाल्लाह पहली दफ़ा गया है, कोई उसको परेशानी नहीं है। उस टाइम वो कॉलेज का स्टूडेंट था। अच्छा। तो वो रिज़ल्ट बाद में कराची पहुँचा है, उसका सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो रहा मसला, ये अल्लाह के काम है, हमें समझ बाद में आती है। हम इंसान हैं, कमज़ोर है, और ये तो सबसे बड़ा रुतबा अल्लाह ताला ने रखा यही है। हमें समझ बाद में आती है। तो ये चीज़ें अभी मुझे समझ आ रही हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ये उसका काम है जो सबका मालूक है। हम अतिया साहिबा की तरफ आते हैं। आपकी शादी को 2 महीने हुए थे जब ज़ीशान साहब की शहादत हुई, और जो आपका फ़ैसला था कि अब आप उस लेगेसी को कंटिन्यू करें, कि वरना तो ये होता है कि बाप शहीद हो तो बेटे आते हैं, बाप के बाद बेटों की होती, एक शौहर के शहीद होने के बाद उसकी बीवी, वो कैसे जज्बा था, और वो आप कैसे, आपने कब फैसला किया कि आपको फ़ौज में आना है? ये फ़ैसला मैंने तभी कर लिया था जिस दिन ज़ीशान की शहादत हुई थी। इनफैक्ट कुछ दिन गुज़रे, उसके बाद
सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया गया हमें हमारी माशाल्लाह नेवल फैमिली, मैं कहूँगी जितनी नेवल ऑफिसर्स की बेगमात हैं, सब ने इतना सपोर्ट किया। सब आए मेरे पास, एक और थी भाभी, कुरतलैन भाभी थी, वो उनके पास आते रहे। सब ने हमें मोटिवेट किया कि यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। बिल्कुल। एट दैट टाइम दिस वाज द बेस्ट एडवाइस गिवन टू अस, क्योंकि वो इतना क्रिटिकल और इतना टफ टाइम था। उस टाइम पे अगर हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते ना, तो इट वाज लाइक कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते थे। उस वक्त हमें मोटिवेट किया गया कि वी शुड थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, और उस वक्त मोटिवेट किया गया। और उस वक्त ज़ीशान की बॉडी रिकवर नहीं हुई थी जिस वक्त आई डिसाइडेड कि आई विल जॉइन पाकिस्तान नेवी। और वो जज्बा इसलिए था कि जो वर्दी ज़ीशान ने पहनी, स्पेशली ड्रेस 3 जो हम पहनते हैं वाइट, तो आई वांटेड लाइक कि मैं वो चीज़ कंटिन्यू करूं। और वो चीज़ लाइक मैंने जब अभी भी ज़ीशान का जो फ्लैग बैज है मैंने संभाल के रखा हुआ है, और वो एक मेरे लिए मोटिवेशन थी कि नहीं, इसको मैंने नहीं छोड़ना, इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ मी। लेकिन तो इसके अंदर आपने जो हमें बताया था कि आपके ससुर साहब की भी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने आपसे कहा कि आप जाएं, और ये किस दिन उन्होंने कहा था? तदफीन हुई है ज़ीशान की, और अंकल जस्ट तदफीन करके वापस आए हैं घर के अंदर, और अंकल ने अपनी चारपाई पे जाके बैठे हैं, मुझे बुलाया है। और अंकल ने मुझे डायरेक्ट ये बात की है कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि जो टोपी ज़ीशान के सर पे थी ना नेवी की, वो अब आपके सर पे आए। तो वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिली, और वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, मेरे पास मेरे अपने बहुत हैं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर। तो ये अंकल की जो बात है ना, मैं अभी तक सबको कहती हूँ कि वो ऐसा टाइम था जब एक बाप अपने जवान बेटे को दफन करके आया था। बिल्कुल। आप और वो तैयार था अपने घर से किसी और को भी इस धरती पर लौटाने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब ही वाज रेडी कि अब अगर मेरा बेटा चला गया तो भी मैं अपनी बेटी को आगे भेजूंगा। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहते हुए कि अंकल ने मुझे हमेशा बेटियों की तरह ही समझा है, तरह नहीं कहूँगी बल्कि बेटी ही समझा। तो वो जो ज़ीशान साहब ने आपसे कहा था कि आपको ज़िंदगी में बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, वो प्रोटोकॉल अब मिलता है आपको? एग्जैक्टली, अब नहीं मिलता, पहले से मिलता है। अब नहीं मिलता, पहले से मिलता है। बिल्कुल। अच्छा। और वो उनके जहन में पता नहीं कैसे वो लास्ट जो बात उन्होंने मुझसे कॉल पे की थी, वो अल्लाह ताला ने उनके जहन में कैसे डाली, और दैट प्रोटोकॉल स्टार्टेड आफ्टर फ्यू आवर्स। वो ज़ीशान ने बात की और उसके बाद वो प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया, एंड इट इज़ कंटिन्यूड टिल नाउ। एक प्रोटोकॉल आपको यहाँ मिल रहा है, एक प्रोटोकॉल ज़ीशान को वहाँ मिल रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। वज़ीर साहब कुछ कहना चाहेंगे? हकीकत ये है कि ये सब अल्लाह पाक के एहसान है, और ज़ीशान जैसे आप या मैं एक मुसलमानी नाते, ये हकीकत यही है कि ज़ीशान ज़िंदा है। बिल्कुल, अभी मैं भी यही कहा है। ये हकीकत है, हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन रिकवरी जिसको आप बोलते हैं या मैं बोलता हूँ, वो हमारे पास बैठा हुआ है, देख रहा है, सुन रहा है, वो सब चीज़ें हैं। बिल्कुल। जिधर तक ज़ीशान की हकीकत की बात है, तो अल्लाह पाक का मेरे पर स्पेशली एहसान है। CNS साहब उनके ये वर्ड्स थे जब मेरे साथ मुलाकात हुई है। पहले बच्चे की शहादत के बारे उन्होंने मुझे मुबारक दी। सेकेंडली उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट उन्होंने मेरे से बात की है कि मुझे नहीं पता था ज़ीशान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा। तो हकीकत ये है कि जितना नेवी वालों ने मुझे सपोर्ट किया है, प्यार किया है, CO ज़ीशान साहब ठीक है, मौजूदा टाइम वो ईरान में है, इधर नहीं है। सही है। खुरम रशीद नाम है उनका, कैप्टन खुरम रशीद उनका नाम है। मैंने वो अपनी ज़ाती ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हमारे इलाके में ज़ीशान के नाम से कॉलेज हो जाए। माशाल्लाह उन्होंने मेरे साथ परामर्श किया है और मुझे फुल सपोर्ट किया है। और ये जज्बा है ना कि एक तो अपने रहा मसला बचे शहादत का, अगले नस्लों के लिए भी सोचें। आप यकीन करें कि वालिद वैसे एज के मुताबिक हकीकत ये है कमज़ोर है, और इससे बड़ी आजमाइश अल्लाह पाक इंसान पर कोई भी नहीं भेजता। बिल्कुल, ये हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन एक फ़ौजी नाते से मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, एक पाकिस्तानी नाते से, कि मैं भी वो शख्स हूँ कि मैं भी कहीं महफिल में या मेरी फैमिली महफिल में ये बात कर सकती है कि हमारा भाई, हमारा बच्चा, उसने भी इस मुल्क के लिए एक
जो उसकी कुर्बानी ड्यूटी दी। थी बिल्कुल। कुर्बानी दी है। मस्त। और हम जाते जाते उन लोगों में हम शामिल है। और जाते जाते हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे पूरी नहीं, कौम की तरफ से। बेटे बात ये है कि आप लोगों ने कौम को वो बेटे दिए हैं और ये बेशक, आपके साथ बेशक, भी, आपके लिए भी ये जुमला है और बेशक, हर उस माँ के लिए, बेशक, बाप के लिए, बेशक। बहन के लिए, बेटी के लिए, बीवी के लिए ये जुमले हैं मेरे कि आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने इस कौम को वो जवान दिए हैं कि जो इस कौम की हुर्मत पर, इस कौम की हिफाजत पर कुर्बान हो जाते हैं, एक लम्हे के लिए नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतिया साहिबा, तो आपने लास्ट वक्त में निकाला। मैं पूरी नेवी जितने भी अफिसर साहबान हैं उन सब का नाम तो मैं नहीं लेता हूँ, बिल्कुल। कि कोई याद होते हैं, कोई नहीं याद होते, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत प्यार दिया है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। बहुत मेहरबानी आपकी कि आपसे भी हमारी मुलाकात ये हमारा होगी। फर्ज है, ये भी हमारे लिए हमारा सर ये ये भी ऑनर है। हमारा जिंदगी का एजाज़ है। ये हमारा एजाज है कि नहीं, हमारे हमारा पास भी आज एजाज़ एक है कि शहीद का आप वालिद बैठा जैसे है। बच्चों से हमारी मुलाकात होगी। असल में तो हमारी इज्जत बढ़ती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर। का वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से करवाते हैं जिनसे मिलकर आपका जज्बा मजीद जवान हो जाए। वेलकम बैक। यौम बहरिया स्पेशल सुबह से आगे का प्रोग्राम आपके सामने पेश खिदमत है और अब ज़रा बात कर लेते हैं ख़वातीन की और एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं और उसमें जानते हैं कि पाक बहरिया में ख़वातीन का क्या किरदार है। पाक बहरिया में पहल तो ख़वातीन को सिर्फ मेडिकल कोर में खिदमात के मौके मुयसर थे, मगर अब वो अपनी अफवाज के शाना बशाना हर महाज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन ऑफिसर्स की शमूलियत 1997 में शुरू हुई। इस वक्त ख़वातीन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी की मुख्तलिफ ब्रांचेज में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, जिनमें मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, डाइटिशियन, पब्लिक रिलेशंस, IT, लॉ और एजुकेशन शामिल हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में ख़वातीन को भी ट्रेनिंग, तरक्की और खिदमात के यकसा मौके फराहम किए जाते हैं। पहला जनरल नेवी पैराट्रूपिंग कोर्स 2014 में मुनक़िद हुआ। कोर्स की ग्राउंड ट्रेनिंग का आगाज नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, जिसमें 12 मर्द ऑफिसर्स, 12 सेलर्स और 2 ख़वातीन ऑफिसर्स ने शिरकत की। बाद अज़ीम मजीद कोर्सेज का भी इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन अफसरान ने तरबियत हासिल की। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और सेट ऑफ वेरी स्पेशल गेस्ट्स, कोमोडोर आरिफ सईद साहब, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला आपने। और आपके साथ आपकी साहिबजादी रशना आरिफ जो कि सब लेफ्टिनेंट हैं पाकिस्तान बहरिया में। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोनों की जो वजह शोहरत बनी वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने इन्हें सैल्यूट किया और आपने इन्हें गले लगाया, वो वीडियो भी दिखाते हैं आपको और फिर आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब ये मोमेंट जो है ना सर, ये आपने हमारे लिए एक्सप्लेन करना है कि ये वीडियो और मोमेंट किसको क्या बता रहा है। इसमें अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, बयान नहीं कर अच्छा। पाऊँगा। खुदा गवाह है, बहुत सख्त जानूँ, बट इस मौके पे भी मैं अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया और मेरे ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अपनी बेटी को अपने नक्शे कदम पे चलते हुए देख के एक बाप को जितनी खुशी हो सकती है, मेरे ख्याल में वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। नहीं बयान हो सकती, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए इतना बड़ा मौका था जो मैं शायद आपको बयान ना कर। वो वीडियो में नजर आ रहा है, वो जज्बा वीडियो में नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या इनके बचपन से पता था कि ये इस तरफ इंक्लाइंड है कि आपकी तरफ फौज ज्वाइन करेंगी, वर्दी पहनेंगी, या ये दिस वाज समथिंग न्यू? जी नहीं, असल में मैं जब ये पैदा हुई तो उस वक्त आई वाज अ लेफ्टिनेंट। अच्छा। तो बेसिकली आई एम एन एविएटर, मैं चॉपर फ्लायर हूँ, तो आई यूज्ड टू वेयर कवरऑल। अच्छा। तो जो मेरी कवरऑल की जो बैरेट होती थी, शी यूज्ड टू वेयर दैट बैरेट, और अक्सर मुझे बैरेट पे बैठ के सामने सलूट किया करती थी और मुझे अक्सर ऑफिस जाते हुए सी ऑफ करती थी, बाबा टाटा बाय बाय। सही।
वो अल्लाह ताला को शायद मंजूर था ऐसे कि एक दिन इसने मुझे वाकई रियली यूनिफॉर्म में सलूट करना था शायद। वाह, क्या बात है। तो अल्लाह करी। अच्छा, ये जो इन्होंने शुरू में बिल्कुल पहला जुमला जो इन्होंने कहा, तो बड़े सख्त अब्बू हैं ये। नहीं उस तरह से नहीं कि, लेकिन हाँ गलतियां करने पे डांट तो फिर वो तो आपको अगर हर अब्बू बार ना ही डांटे तो फिर डांट क्या देते। फायदा अच्छा, है अब ऐसे तो अब्बू का? देखिए गलतियां करने पे एक है अब्बू की डांट और अब एक है अपने सीनियर की डांट, एक वो भी सिलसिला है ना। वो दोनों में से डर किसका ज्यादा है, वालिद साहब की डांट का या सीनियर जो आपका एक सीनियर ऑफिसर है उसकी डांट का? एज ए सीनियर ऑफिसर की। तो आपने कब तय किया कि आप भी जो है वो अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलकर बहरिया में आएंगी? जैसे कि बाबा ने बताया कि मुझे बचपन से ही शौक था, क्योंकि इनका वो बैरेट कैप ही इतना अट्रैक्टिव होता था कि और सलूट, मैं इनको देखते थी कि अपने सीनियर्स को सलूट करते जब भी मिलते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत ही एक अच्छा मंजर लगता था कि ये चीज़ मैंने भी करना है। तो जब अब्बू जब भी ऑफिस जाते थे तो मैं भी उन्हें सलूट करती थी कि आप जिस तरह सीनियर को कहते मैं भी आपको करूँगी और इसी तरह मैंने आपको सी ऑफ करना है। और इन्होंने भी बचपन से मुझे यही कहा कि ठीक है आप ज्वाइन करो अगर आपने करना है, और इसी तरह उन्होंने हिम्मत मेरी बना के रखी। एकेडमी भी जब मैंने ज्वाइन की तो सेंस क्योंकि टफ टाइम होते हैं वहाँ, आपकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती वो है कि ट्रेनिंग आप- भी जरूर बताइए कि वो क्या ट्रेनिंग होती और है? खवातीन के लिए कोई मतलब कोई डिस्काउंट वगैरह है, आप पूरा भरपूर training मर्दों वाली ट्रीटमेंट होती है कि नहीं भाई जैसे वो कर रहा है वैसे ही आप भी करेंगी? अच्छा, जो हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो होते हैं सारी सेम है। अच्छा। लेकिन उसमें ये कि थोड़े फीमेल और मेल के लिए थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, बिकॉज जेंडर डिफरेंसेस फिर आ जाती हैं बिल्कुल सही है। फिजिकल उसके एक्टिविटीज़ में। लेकिन बाकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारा माइल, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग, फायरिंग, ये हमारी सब सेम होती थी। बाकी डिफरेंसेस फॉर टाइम लिमिटेशंस वो होती थी, लेकिन एक्टिविटीज़ हमारी सेम थी। तो वो जो टफ टाइम मेल कैडेट्स जिस चीज़ से गुजरते थे उससे हम भी गुजर रहे होते थे। यानी जितना टैका है उतना ही रगड़ा है। जी, बिल्कुल। ऐसा ही है ना, ये ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग कम है और टैका ज्यादा है। नहीं। ऐसा ही है सर। किसके लिए है नेवी और कैसी उसकी जो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे देखने वाले लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां वो सब देख रहे हैं आपको, तो ज़रा उनको बताएं कि क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि आप आएँ, एंड व्हाट डू एक्सपेक्ट? देखिए, मेल्स के लिए हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक वो बच्चे जो कैडेट्स आना चाहते हैं हमारे पास, वो सही। FSC प्री इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर साइंसेज दे कैन अप्लाई। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी होती है 60%। सही है। वो अप्लाई करेंगे, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, इनिशियल मेडिकल होगा, उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ होंगे और फाइनली ISSB के एक प्रोसेस से गुजरने बिल्कुल के सही। बाद फाइनल मेडिकल विद द हॉस्पिटल एंड देन अ मेरिट लिस्ट जिसमें उनको सिलेक्शन होगी एंड देन दे विल रिपोर्ट नेवल एकेडमी फॉर 1.5 ईयर ट्रेनिंग। सही। सही। ये कैडेट्स स्कीम जो है ये FSC की बात है। इसके बाद हमारी एक और स्कीम है जिसे हम शॉर्ट सर्विस स्कीम कहते हैं, जो कि हम ग्रेजुएट्स के लिए करते हैं, जिसमें हमें 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। जो नॉर्मली आजकल BS कहलाई जाती है। इसमें बच्चे और बच्चियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं और 16 साल की एजुकेशन चाहिए। इसमें हम मैक्सिमम एज लिमिट कितनी? इसकी एज लिमिट अपर जो है वो 28 इयर्स है BS के लिए। 28 साल से कम उम्र होनी चाहिए और हाइट फीमेल्स के लिए 5 फीट की रिक्वायरमेंट है और मेल्स के लिए 5 फीट 4 इंचेस मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा। और उसके अलावा हमारा एक मेडिकल प्रोसीजर होता है और इनके इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं एंड देन दे आर इंडक्टेड। मेल्स जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में आते हैं, जिसमें ऑपरेशंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स में भी हैं, कंप्यूटर्स में भी हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। फीमेल्स के लिए हमारी जो स्ट्रीम है 16 साल वाली, उसमें हम एजुकेशन ब्रांच में इनको इंडक्ट करते हैं, जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, IR और इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हमारे पास, ये हमारी अदर स्ट्रीम्स में आती हैं। नाउ वी आर ट्राइंग to induct the ladies after B mechanical and electrical also, अच्छा। which very soon we are going to start. So इसका मतलब कहने का मेरा मकसद ये है आपको कि जो बच्चियां हैं हमारी, they can come and they can apply for the armed forces and they can compete with the men. बिल्कुल। There is no difference. एंड कम्पीट इन एन एक्सीलेंट मैनर। Exactly. तो आप जो है आपका क्या काम होता है और आपका एक टिपिकल डिपार्टमेंट डे कौन जो सा है वो क्या वो होता है? सब बताइए जरा। मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट इंडक्ट हुई इन पाकिस्तान नेवी और करंटली अभी मैं ISSB कोहार्ट में हूँ जहाँ हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे। ओके। जिसके बाद फिर आगे हम अपने अपनी जगह पे पोस्ट हो जाएंगे जहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी फॉर साइकोलॉजिकल पर्पसेस और एनी
दी HR, उसमें हम ये हैं कि फील्ड में हम काम करते हैं। ठीक है। और वैसे बेस्ट कुछ होता है माइंड में कि बेस्ट ये जगह है, ये वाला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जाके सर्व करने का वो भी बड़ा मजा आता है, वो कौन सी जगह है जो आप मतलब इंस्पायर करती हैं कि मैं कम से कम यहाँ तक जाऊँ और ये मेरे जो हैं ये रैंक्स हो जाएं और ये मेरी लोकेशन है, ये जिस तरह आर्मी के होते हैं कैंटोनमेंट, वो कहते हैं खारियाँ कैंट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंट्स, वो ज़रूर जाना चाहेंगे उनके फौजी। तो आप लोगों का कौन सा होता है ऐसा? हमारी तो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, बट मैंने ऐसे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ रखी नहीं है। ऑल्दो मैं अबू से कहती हूँ कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह पे कराएं जैसे तुरबत, पसनी, ग्वादर, मुझे ज़रा टफ रफ एरिया से स्टार्ट कराएं कि मेरी लर्निंग बेहतर हो। तो यहाँ पे होगा आपका कोई से होगा कि जिस तरह वो कहती हैं कि मुझे टफ और रफ एरियाज में भेजें, तो आप कहीं करवा सकें या कुछ? अगर इनकी सर्विस रिक्वायरमेंट हुई तो शी कैन बी पोस्टेड एनीवेयर, अच्छा, जहां हमारी रिक्वायरमेंट हो। और ये रफनेस और टफनेस जो है वो इन्हीं की वजह से आई है आपके अंदर सारी, ज़बरदस्त। अच्छा, व्हाट वुड बी द वन मैसेज जो आप इनको, या एक नसीहत जो आप इनको हमेशा करते हैं इस यूनिफॉर्म के हवाले की से? वजह से हाँ, मैं सिर्फ इनको ये कहूँगा कि जब वर्दी पहन ली तो अपने माँ बाप ये सब पीछे रह गए, फिर ये मुल्क है और सिर्फ ये मुल्क है। क्या बात, इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो इस तरह की 1000 बेटियां कुर्बान। क्या बात है। और ये अच्छा, ये बात आपने तो क्योंकि पहनी हुई है वर्दी, ये आपने तो कहा है, लेकिन आपसे पहले जिन गेस्ट से हम बात कर रहे थे, और मैं अक्सर लोगों से ये पूछती हूँ कि वालिदैन ने तो वर्दी नहीं पहनी होती, बच्चों ने पहनी है, वो जाता है ज़रूर, जंग लड़ता है, वो क्या जज्बा होता है? मुझे आज तक वैसे कोई बता भी नहीं सका, लेकिन मेरा ख्याल है वो कोई गायब की मदद होती है, वो कोई डिवाइन पावर है जो आप सारे वर्दी वालों में है। ये आप, मैं बता रहा हूँ, कोई अल्फाज में शायद नहीं बयान कर पाएगा, बट इस मुल्क की मोहब्बत और इस मुल्क के साथ सिंसेरिटी, इसके लिए हज़ारों जाने कुर्बान। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या फ्यूचर टारगेट है कि आप कहाँ तक पहुँचें? मेरा भी ख्वाब है कि जिस तरह कि मैंने एक लेगेसी कंटिन्यू की अपनी फैमिली में, मेरे ग्रैंडफादर नेवी में थे, मेरे फादर हैं, और मैं फर्स्ट फीमेल, यानी कि ये 3 पुश्तें चली आ रही हैं। बिल्कुल, क्या बात है। तो वो एक बीइंग द फर्स्ट इन एनी फील्ड, ये बहुत प्राइड की बात होती है। तो जिस तरह मैंने अपने फैमिली में एक ऐसा स्टेप लिया प्राइड के लिए, इसी तरह मैं चाहती हूँ कि नेवी में भी कोई ऐसा स्टेप लूँ कि नेवी का भी नाम इस तरह रोशन हो। इंशाल्लाह जी। फादर ने कहा कि स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू से दैट कि इंशाल्लाह स्काई इज द लिमिट। बस कैमरा आपके सामने है। पाकिस्तान की खवातीन को, लड़कियां जो चाह रही हैं, एस्पायर करती हैं यूनिफॉर्म पहनना, उनको क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि दे ऑल आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, रिगार्डलेस वो फोर्सेस में हैं या वो हाउसवाइफ्स हैं, यू ऑल आर डूइंग अ वेरी एक्सप्लेंडेबल जॉब। बस हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ लाइफ है, जस्ट डू योर बेस्ट और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। सर, वालिदैन के नाम? मैं वालिदैन से कहूँगा अपनी बेटियों की ताकत बने, उनको पढ़ाएं और उनके सहारा बन के उनके साथ चलें। आई टेल यू, इस मुल्क की बेटियों में जो क्वालिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है, ये इट कैन शो वंडर्स। बिल्कुल जी। और इस मुल्क को तरक्की के जीने पे चढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और आपकी मुलाकात कुछ और लोगों से करवाते हैं जिनसे मिलकर आपका जज्बा मज़ीद जवान हो जाएगा। अब आपको मिलवाते हैं पाक बहरिया से आए हमारे जो ख़ास मेहमान हैं और उनसे जानते हैं उनके तजुर्बात के बारे में, उनकी पाकिस्तान नेवी की लाइफ के बारे में, उनके जज्बे के बारे में, और कैसे दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में हमारी फ़ौजों का शुमार होता है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें उनसे मुकाबला करने की तक़वियत बख्शती है। ये हम आज इनसे बात करेंगे। हमारे साथ वाइस एडमिरल अहमद तस्नीम साहब मौजूद हैं, सितारा जुर्रत एंड बार हैं, और एंड बार से मुराद ये है कि 2 मरतबा इनको सितारा जुर्रत से नवाजा गया है, साथ ही में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। और इनके साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हुमैर इफ्तिखार जो कि सितारा बसालत हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकाला। आज का दिन है, हाँ। बिल्कुल आज का दिन है, आप लोगों को मुबारकबाद पेश करेंगे आप लोगों के जज्बे के लिए, पाकिस्तान की जिस तरह से आप लोग हिफाजत करते हैं, बेलौस खिदमात के लिए सल्यूट है आप लोगों को सर। और ये जो हमारा जो एक गेस्ट पैनल है आप लोगों का, ये मतलब एक ऐसे वॉर हीरो, ये लोगों को एक्सप्लेन करें ना कि क्यों डिफरेंट हम कह रहे हैं कि बिल्कुल 2 जंगों में वॉर हीरो रहे हैं तस्नीम साहब, और
उनके साथ जो हुमैर साहब हैं वो आज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो लोग जो कि हमें डिफेंड कर चुके हैं और वो लोग जो हमें डिफेंड कर रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे शुरू करते हैं कि आपके जो तजर्बात हैं वो अगर आप हमारे नाजरीन के लिए पेश करें। एंड लेट्स स्टार्ट विद आई थिंक 1965। आपने बहुत अच्छा किया कि मेरा ख्याल कोई 5-6 जनरेशन का गैप है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन बुज़ुर्गों ने, हमारी जनरेशन वालों ने इस मुल्क को खून और पसीना दिया ताकि हम अपने प्रेजेंट जनरेशन को बताएं। हमारा वक्त तो गुजर गया, अब इनकी बारी है इस मुल्क, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इसी तरह खून और पसीना इस मुल्क को देंगे। 65 वॉर में मैं, जो हमारी पहली सबमरीन गाजी आई उसमें सेकंड इन कमांड था, और एडमिरल न्याजी साहब, अल्लाह बख्शे उनको, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त के जो नेवी के CNC थे वो एडमिरल AR खान थे। वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एडमिरल AR खान एक बहुत दिलेर और निडर और बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने ये दबारका का ऑपरेशन प्लान किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारी सबमरीन सर्विस है उसके भी फाउंडर हैं। अच्छा। गाजी उनके ज़माने में उनकी काविशों से, उनकी मेहनतों से, उनकी कोशिश से आई थी एक ही सबमरीन जिसमें मैं सर्व कर रहा था, उन्हीं की वजह से। तो एडमिरल AR खान एक फाउंडर हैं सबमरीन सर्विस के, दूसरे सबमरीन CNC थे, और उन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये दबारका का ऑपरेशन ऑपरेट किया। अब नाजरीन के लिए मैं एक बड़ा सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा कि दबारका जो है वो इंडियन पोर्ट है और कराची से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल हम कहते हैं तकरीबन दूर है, और जो बम्बार्डमेंट हुई वो 5 मील से हुई। इसमें ये बिल्कुल फिट होता है कि घुस के मारा, जिसको अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी जो आजकल इस्तेमाल 5 माइल 200 मील गए, सही, 5 माइल की, फिर वापस आए। एंड दिस वाज ऑपरेशन सोमनाथ, जो इसका नाम जो दिया गया। हाँ, ऑपरेशन सोमनाथ। इसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो भी हमारे साथ नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको याद करूं। और आप इस वक्त द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दैट टीम। मैं तो गाजी में था जी। लेकिन जो दबारका का ऑपरेशन था वो था सरफेस शिप का। उसमें कमोडोर अनवर जो है वो कमांडर पाकिस्तान फ्लीट थे जो लीड कर रहे थे। बिल्कुल। फिर बाबर के CEO कैप्टन लोधी थे। खैबर हमारा जहाज़ जो है उसके CEO कैप्टन हनीफ थे। ढाका के CEO जो कि लॉजिस्टिक वेसल था, टैंकर जो कि फ्यूल करता था, लॉजिस्टिक था, कैप्टन अजीज़ थे। बदर के कमांडर मलिक थे। अच्छा। जहांगीर के कमांडर हुसैन थे। टीपू सुल्तान के कमांडर अमीर असलम थे। शाहजहां के कमांडर शमसी थे। आलमगीर के कमांडर कादर थे। तकरीबन 120 नॉटिकल माइल दबारका से 7 सितंबर को हमारे जहाज़ इकट्ठे हुए। इसमें टैंकर नहीं था, टैंकर अपना लॉजिस्टिक फ्यूल करके एक तरफ हो जाता है। ये बाकी 7 जहाज़ थे, उसमें एक क्रूज़र था, बाकी डिस्ट्रॉयर थे। और 7 तारीख को 6 बजे वो इकट्ठे हुए। फिर वो उन्होंने मैक्सिमम स्पीड दी, 20 नॉट्स बहुत बड़ी स्पीड होती है थे करके मिडनाइट 7 और 8 की रात को वो 5 मील दबारका से पहुंच गए। अच्छा। और फिर तकरीबन आधे घंटे में हर एक शिप ने, अब जो शिप की तोपें होती हैं ना ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, रेडार कंट्रोल होती हैं, कोई डबल बैरल होती है, कोई सिंगल होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। तो उन्होंने तकरीबन 50 गोले एक जहाज ने, एक जहाज ने, एक ने, तो 7 के मिलाकर को तकरीबन 350 गोले। ठीक है, तो वो क्विक फायरिंग होती है जी, उसमें इतना नहीं होता। तो वो तकरीबन आधे घंटे में ये ऑपरेशन, मेरा मतलब है मिडनाइट के आधे घंटे के बाद ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो हमारे जहाज फिर मैक्सिमम डिस्पैच के साथ वापस उसी पोजीशन पे 122 माइल पहुंच गए सुबह 6 बजे। क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। अच्छा। ये मतलब है वो आप कह रहे कि सोए हुए थे, हमारा दुश्मन सोया हुआ था। मतलब हम घुसे भी, मारा भी, वापस भी आ नहीं गए जागा। और उनको आखिर में सुलाया भी। क्या बात। अब ये लोग पूछते हैं कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद ये था कि 3 मकसद थे इसके। एक तो ये था कि गाजी सबमरीन जिसके मैं था जी, वो इस खित्ते में सिवाय इंडोनेशियन के और किसी के पास नहीं सबमरीन थी। उसके डर की वजह से इंडियन फ्लीट हार्बर में बंदर को बाहर नहीं आया। तो हमारे कमांडर चीफ साहब ने सोचा कि ऐसे बम्बार्डमेंट करें तो कोई थोड़ी शर्म आएगी
फ्लीट बाहर आएगा, बाहर उनका बाहर। दूसरा एक मोरल फैक्टर होता है, बिल्कुल सही है। उसके मारो भाई आप 5 मील उनके यहाँ जाते हैं, लोग समझते नहीं है ये तो नहीं है कोई बॉर्डर, तो नहीं है बॉर्डर पोस्ट फेंस नहीं है, तो यू ट्रेवल 120 मील जाके 5 मील उनके टेरिटरी के साहिल के करीब जाके 10,000 गज फिर आपने फायर किया। दूसरा ये था कि वहाँ एक रेडार था जो कि गाइड करता था एयर एफर्ट को, उनके इंडियन एयरफोर्स के जहाज को हमारे ऊपर जो कराची में अटैक करते थे, वो बात हो गई। तीसरा एयर एफर्ट को डाइवर्ट करना थोड़ा सा इस साइड पे, क्योंकि नॉर्थ पंजाब में ज़्यादा जंग हो रही थी ना, कश्मीर के साइड पे उधर सारी एयर एफर्ट यहाँ कंसंट्रेट बहुत होती है। सही। एक चौथा एक मोराल होता है, बिल्कुल इसका ये बहुत चीज़ होती है, ये 4 चीज़ें थी। इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई किसी हवाई जहाज़ ने किसी ने अटैक नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसका सबूत जो है कि पाकिस्तान नेवी वेल प्रिपेयर्ड थी यस। और इंडियन नेवी कई उनके शिप्स भी मेंटेनेंस में थे, पूरी नहीं आई वापस सच। अच्छा 71 में अभी हमें आना है कि 71 में वो जो कुकरी वाला मार्का था उस पर भी हमें आना है, लेकिन पहले हम हुमैर साहब की भी तरफ जरा जाते हैं। हुमैर साहब जी, अब आप उस जनरेशन से हैं, जाहिर है, जिसने के प्रोबेबली वो चीज़ें जो सर ने लिव थ्रू की हैं वो हमने नहीं देखी, तो वो हम इन्हीं से सुन सकते हैं, इन्हीं से जान सकते हैं। लेकिन वो जज्बा पास ऑन करता जाता है, ख़ास तौर पे जब हम अफवाज की बात करते हैं, वैसे भी कौम में है, लेकिन अफवाज की जब बात करते हैं तो उन्होंने चाहे जंग देखी हो या ना देखी हो, वो फौजी वर्दी पहन ली उसने तो वो तैयार है, हर दम तैयार है, जहाँ से दुश्मन को उसने सेंस किया वो आ जाता है। ये जज्बा आपको क्या लगता है हमारी फ़ौज में किस तरह से ये पास ऑन करता गया इतना अरसे तक? जैसा कि सर ने कहा कि जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो रहा है, तो इंसान ज़िंदा रहे या न रहे, एक फेमस सेइंग है कि मैन डाइज मेमोरीज नेवर डाइज, बट ये सर लोग हमारे उस्ताद हैं, इनकी लेगेसी को फॉलो करते हुए नेवी में बेसिकली जब एक ऑफिसर पहले दिन आता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है उसको पहले दिन से ही वॉर के लिए तैयार किया जाता है। और एक फेमस सेइंग है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बिल्कुल। कि आप जितना पीस टाइम में अपने आप को तैयार करेंगे दुश्मन के लिए, इतना ही आप वॉर टाइम में ईजी रहेंगे और दुश्मन को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। और 1965 और 1971, मैं उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये जंगें लड़ी गई, बट जो स्टोरीज़ हैं और वो सुनते हैं हम, और एक फ़ौजी जब हम बचपन से देखते आते हैं और 6 सितंबर हर साल आता है और वही जज्बा होता है, और बचपन से सोचते थे कि ये कौन लोग हैं जो ये मतलब मार के सर करते हैं। तो आपका जो ताल्लुक है वो एविएशन से। मेरा अच्छा, नेवी में ये बड़ा एविएशन, interesting ये है। भी एक इंटरेस्टिंग है, हमने वो जहते तो दिखाई, लेकिन थोड़ा सा आप भी बताइए लोगों को कि वो जो एविएशन वाला जो है वो फैक्ट, वो काम क्या कर रहे होते हैं, हाउ इज अ टिपिकल, क्योंकि लोगों को ये लगता है ये तो सिर्फ पानियों की हिफाजत है। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही कहा कि मतलब अक्सर लोग यही सवाल करते हैं, दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। तो पाकिस्तान नेवल एविएशन जो है वो 1975 से ऑपरेट कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली सीवर्ड डिफेंस कर रही है अपना, और हमारे एविएशन में हेलीकॉप्टर्स, फिक्स विंग एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, और रिसेंटली अब कुछ अर्सा से हम UAVs भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ अ नेवल एविएशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्रांच है नेवी के अंदर। तो इट्स नॉट ओनली, आप इसे कहते हैं 4 डायमेंशनल फोर्स है। बिल्कुल। तो 4 डायमेंशनल में एयर, सरफेस, सब सरफेस और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। तो मेरा ताल्लुक भी नेवल एविएशन से ही है, और मैं P3C ओरियन, मैं आपको बताता चलूँ कि उस ज़माने में, सर के ज़माने में टेक्नोलॉजी जो यूनिट्स थे वो डिफरेंट थे। आज के ज़माने में हम अपने आप को जिद्दत आई है। बेसिकली हम एडवर्सरीज़ को देखते हैं, मॉडर्न नेवीज़ को देखते हैं, और उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडर्न नेवीज़ के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान नेवी के पास अल्हम्दुलिल्लाह P3C ओरियन एयरक्राफ्ट्स हैं, जो 4 मार्च का वाक़या जी, पोस्ट पुलवामा, अभी आगे आपको पोस्ट पुलवामा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उसमें जो एयरक्राफ्ट था जिसने इंडियन नेवी की सबमरीन को डिटेक्ट किया, दैट वाज P3C ओरियन एयरक्राफ्ट, और आई वाज टेक्निकल कोऑर्डिनेटर ऑन दैट एयरक्राफ्ट। अच्छा, अब ये जो वाक़या था, हाँ, ये अब आप जरा इस वाक़े को आपकी ज़बानी सुनने से पहले हम एक छोटी सी फिल्म देख लेते हैं इस वाक़े के बारे में, जो है वो लोगों को थोड़ा सा गाइड करेगी, और फिर उसके बाद हम आपकी तरफ आते हैं। दिखाइए जी। फजाई गश्त के दौरान रेडार ऑपरेटर ने अपनी मुय्यना हद से कई नॉटिकल माइल दूर जुनूब में गैर मामूली सरगर्मी का अंदाजा लगाया। भाई इतने गौर से क्या देख रहा है? सर, आई थिंक देयर इज अ डाउटफुल कांटेक्ट, सीम्स लाइक अ सबमरीन। सर, इट्स मूविंग।
All stations, this is TACO. We are unable to establish communication with headquarters or VHF. Shift to satellite communication. Shifting to SATCOM now. Keep on calling the aircraft. Informing when aircraft will be back online. Descending down to minimum altitude. Flight engineers, switch off external lights. TACO, NAVCOM, be vigilant. All positions, height is 7,000 feet, initiating rapid descent. Opening power. I can see her. SS3 keeps submarine on Memes. All positions, orbiting around the submarine now. Sir, I am recording a video of snorkeling submarine. Sir, communication with P3C is back online. Okay, call the aircraft. Mike Delta 3, this is Charlie Delta 6. I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Do not lose the submarine. We want, sir. Remain in the area and wait for the instructions. Roger, sir. What's our next move, sir? Rear, this is TACO. Stand by to drop sonar buoys. Now. Gentlemen, I welcome you all to the operational brief on detection of Indian submarine. In the wake of recent incidents, Indian Navy has enhanced their movement in North Arabian Sea. सुराग लगने वाला हदफ, नजर ना आने की सलाहियत की हामिल भारतीय बहरी बेड़े की जदीद हाईटेक कैलवरी आबदोज थी, जो पाकिस्तान नेवी के असासों, साहिली इलाकों और तिजारती जहाजों के लिए मुमकिना खतरा बन सकती थी। Maintain complete surveillance of the area and direct the aircraft to keep tracking the submarine. दुश्मन की आबदोज निशाने की जद पर थी और आसानी से उसे तबाह किया जा सकता था। All positions, captain of the aircraft ready to fire the weapon now. Stand down, gentlemen. I'm ready with the weapon. I repeat, stand down, gentlemen. Sir, we can hit that submarine now. Hold your fire. I repeat, hold your fire. जबकि दूसरी जानिब हेडक्वार्टर्स में नेवल कमांड मज़कूरा मामले पर हुकूमती फैसले की मुंतजिर थी। Alarm aircraft, alarm aircraft. Bloody hell of steam, again caught. Dive to 300 feet. Aye, aye, sir. Submarine is diving now, sir. I repeat, hold your fire and wait for further instructions. Diving to 300 feet. Ordering course 120, sir. Assalamu alaikum, sir. CSO here. Copied, sir. Sir. हथियार आग उगलने के लिए तैयार थे, मगर जारियत का मुकाबला करते हुए जिम्मेदारी और तहम्मुल का मुजाहिरा, कभी भी हमले में पहल न करने और अमन को फौकियत देने की पाकिस्तानी पॉलिसी को बालातर रखते हुए पाक बहरिया ने किसी भी इंतहाई इक़दाम से गुरेज किया। Yes. Disengage and redeploy all units. Understood, sir. However, keep monitoring the situation. Sir. ये कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है और पाक फौज और पाक फजाइया के शाना बशाना मुल्क की सरहदों की हिफाजत में पाक बहरिया के अहदो अज़्म का मजहर है। नेवी ने सबमरीन के ऊपर, वो भी हमें पता चला, उसके ऊपर लॉक ऑन किया, कुछ कर सकते थे, नहीं किया, रिस्ट्रेन किया। तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हैं जो फतह देने वाला है। हमारा सुरखरू होना, दुश्मनों को ज़ेर करना सिर्फ उस रब्बे करीम की बदौलत जो हिकमत सिखाता है, जमा मर्दी अता करता है, दुश्मन की चालों को आश्कार करता है। ऐ हमारे रब, हम कसम खाते हैं इस परचम की हुर्मत के लिए तू हमें अफजल तरीन रहनुमाई अता फरमा, हमें खुदाई ताकत अता फरमा, हमारे हौसलों को जिला बख्श, हमें बसारत और बसीरत से नवाज दे, हमें नाकाबिल तस्खीर बना दे। ऐ अल्लाह करीम, तू ही हमारा हामी और नासिर है। जी 4 मार्च 2019 आपने उन सबमरीन्स को लॉक भी किया, डिटेक्ट भी किया, वो पूरा वाकया अगर आप हमारे नाजरीन के सामने हुआ क्या था? उस दिन 4 मार्च की रात थी और मैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन पे था और जो सिचुएशन कुछ पिछले 20-25 दिनों से पूरे मुल्क को पता थी कि इंडिया के साथ एक क्लैश चल रहा है पुलवामा इंसिडेंट पे, और दुश्मन हमारा बहुत चालाक था और वो छुप के उसने एयर स्पेस वायलेट करने की कोशिश की और हमारे DG ISPR ने जिस दिन कहा कि हम अपनी मर्ज़ी के टाइम पे बता के अटैक करेंगे और हमने किया और दुश्मन हमारे पीछे आया और हमने उसको नाको चने चबवाए और उनके 2 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया।
तो ये इंसिडेंट 27 फ़ैब का था जिसमें वो 2 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हुए। बिल्कुल। और 27 फ़ैब के बाद 4 मार्च तकरीबन 4 से 5 दिन वही वीक कंटिन्यू था। और हम अपने P3C एयरक्राफ्ट पे, मैं और मेरा क्रू जो थे, हम ASW मिशन कर रहे थे। तो एक रडार पे एक कॉन्टैक्ट अपीयर हुआ। तो मेरे रडार ऑपरेटर माशाल्लाह ही इज़ वेरी कैपेबल, शकील नाम है उसका, उसने मुझे बताया कि सर एक डाउटफुल कॉन्टैक्ट है और इट सीम्स टू बी अ सब सर्विस कॉन्टैक्ट। अच्छा। और जब मैंने अपना एनालिसिस किया रडार पे और विद माई एक्सपीरियंस आई आइडेंटिफाइड दैट कॉन्टैक्ट एज अ सबमरीन, इंडियन सबमरीन। और फिर डिसीजन ये था कि वो जो जहाँ पे वो सबमरीन थी वो एरिया जो हमारी कोस्ट था उससे थोड़ा सा दूर था। और दुश्मन के लड़ाका तैयारे पिछले 1 हफ्ते से, क्योंकि उनके 2 जहाज़ डिस्ट्रॉय हो चुके थे एंड दे वर लुकिंग फॉर द सॉफ्ट टारगेट, वो लड़ाका तैयारे सी में ऑपरेट कर रहे थे और दुश्मन का किसी भी नेवी के शिप को, एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने का हदफ जो है वो अपने आप को, वो सोच रहे थे कि नेवी के किसी भी सॉफ्ट टारगेट को वो निशाना बना रहे हैं। तो मैंने अपने मिशन कमांडर के साथ डिस्कस किया इसको और हमने डिसाइड किया कि वी विल गो। वो लम्हा था जो हर पाकिस्तानी, हर मुल्क का बच्चा इंतज़ार करता है कि दुश्मन सामने आ जाए और उसके साथ में जिसके लिए हमने तैयारी की। सर का हम सुनते आ रहे थे, हमने अपने हीरोज़ को, और अल्लाह ताला ने वो एक अपॉर्चुनिटी दी हमें और अल्लाह ताला की उसमें बड़ी मदद हासिल है, क्योंकि बहादुरी और बुज़दिली में 1 सेकंड का फ़र्क है। द वे यू थिंक टुवर्ड्स द ब्रेवरी यू आर ब्रेव। वी डिसाइडेड और हम बिल्कुल अपनी प्रोफाइल को हमने लो किया। हम 500 फीट पे फ्लाई करते हुए हमने उस कॉन्टैक्ट को अप्रोच किया और हमने उस सबमरीन को डिटेक्ट किया। हमने उसको वी लॉक ऑन किया और वो लम्हा था कि मतलब मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई वर्ड्स कि अक्सर ये सवाल भी होता है कि आई थिंक पूरी पाकिस्तान में से 90% पीपल आस्क के मारा क्यों नहीं। हाँ। तो कड़ी तरबियत ही इंसान को दुरुस्त फैसला करना सिखाती है, नाजुक लम्हों में बर वक्त और दुरुस्त फैसला। बिल्कुल। दैट सबमरीन वाज लॉक्ड ऑन और वो मेरे निशाने पे थी, जस्ट अ पुश बटन अवे। ठीक है, उसको सबमरीन को समुंदर में तलाश करना इज़ द मेन थिंग। जब आपने उसको ढूंढ लिया तो वो कहीं भी भाग कर नहीं जा सकती। लेकिन इतना क्विक टाइम होता है वैसे, क्योंकि आवाम भी ये सोच रही होगी, जहन में सवाल आया कि जब आपके सामने है वो और आप बटन दबाएंगे तो अटैक हो जाएगा और हमला हो जाएगा, क्या आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पीछे अपने कमांडिंग ऑफिसर से या सीनियर से पूछ लें कि सर सामने है, मारना है या छोड़ना है? क्योंकि वो जाहिर है इसमें मुल्कों की वो जिसको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और फिर हमने कहाँ तक खेलना है, और एक होती है मैदान जंग, एक है कि दुनिया में कैसे लड़ना है, वो स्ट्रेटजी अलग है, टैक्टिक्स अलग है उनकी। तो क्या वो भी माइंड में होता है कि सर से पूछ लें कि भाई यहाँ पे मारने वाला करना है या छोड़ने वाला करना है, फ़ायदा ज़्यादा किस में होगा? आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एंड वी रिपोर्टेड दैट टू आवर हेडक्वार्टर इमीडिएटली, मतलब विद इन नो टाइम वी ऑलवेज रिमेन इन कॉम्स विद द हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही। हमने उन्हें बताया और हमें वैसे भी पता था कि वी आर 2-0, स्कोर हमारा 2-0 है। बिल्कुल। तो और अमन को फोकियत देते हुए, पीस लविंग कंट्री होते हुए, वी सेट एन एग्जांपल। जहाँ हमने कहा था हम बता के जाएंगे और मारेंगे, वहाँ हमने किया, और जहाँ हमने कहा कि हम अमन पसंद हैं, वहाँ हमने उस सबमरीन को जाने भी दिया। बिल्कुल ठीक है। और मतलब मारना इज डजंट मैटर, इट्स जस्ट 1 सेकेंड बिल्कुल टाइम, बट उसको डिटेक्ट करना, उसको बताना कि हम वी हैव द वॉच, हम आपको हर वक्त देख रहे हैं। और जब वो वापस गई होगी तो उसने पता चल गया होगा कि वहाँ पर नॉर्थ से भी आप नहीं आ सकते और साउथ से भी आप नहीं आ सकते। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। हम छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, छोटा सा वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हमने बात करनी है 1971 में एक वाकया पेश आया था। और वो वाकया एक रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड क्या है और कैसे सर उसमें इन्वॉल्व थे, ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज यौम बहरिया के ख़ास प्रोग्राम को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और वक्फे पर जाने से पहले हमने बात की थी कि एक ख़ास रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड क्या है कि पहली मरतबा जब किसी सबमरीन ने, डीजल सबमरीन ने किसी जंगी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया था, वो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। उस जहाज़ को तबाह किया गया था और वो जहाज़ भारत का था। ये वाकया क्या था, ये हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। हौसलों की तारीख पुरानी थी और दुश्मन भी, लेकिन साल बदल चुका था।
सन 1971 की जंग का आगाज हुआ। कामयाबी की यादें और कुर्बानी के इस्तारे दिल में संभाले सबमरीन फोर्स फर्ज की पासबानी के लिए आज़म सफ़र हुई। मेरा हौसला ज़रा ज़्यादा था, मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, मेरे लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। इस आखिरी खोल में धड़कते दिल एक दूसरे से हुब्बुल वतनी के जज्बे से जुड़े हुए थे। मट्टी का कर्ज सबको चुकाना था। We were not thinking of what would happen to us. We were just thinking about how to find the enemy and carry out the actions. 9 दिसंबर सन 1971 को जब दुश्मन का बहरी बेड़ा समंदर पर पेशकदमी कर चुका था, वहीं सबमरीन हंगोर दुश्मन के अपने ही पानियों में हिंदुस्तानी बहरिया के जहाज़ों कुकरी और किरपान की शनाख्त कर चुकी थी। तो वो 40-50 मीटर में थे और ट्रायंगल अपना सर्च कर रहे थे। Prepare tube number 2 for contact alpha again. Tube number 2 ready for contact alpha. Shoot. Very good. Report and torpedo next target. 30 seconds. टॉर्पीडो निशाने पर लगा और हिंदुस्तानी बर्तरी के दावे कुकरी समेत समंदर बुर्द हुए। किरपान ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन जवाब में हजीमत समंदर और जंग से दूर रहकर उठाई। We were very proud कि we have sunk the first ships in Second World War by a submarine action. 13 दिसंबर को ये फातेह हंगोर अस्करी तारीख की एक नई तारीख रकम करके कराची अपने परचम के साए तले वापस पहुंच गई। एक ऐसी तारीख जो समंदर के सीने पे लिखी गई और जिसे वक्त की उतरती चढ़ती लहरें नहीं मिटा पाएंगी। बहादुरी के इस निशान को अपनी वर्दियों और जिंदगियों पर सजाने वाले सबमरीनर्स सबमरीन से दिल के साथ साथ जिस्म और रूह के रिश्ते से भी जुड़े हुए हैं। अगर हमने कुछ किया तो हमने कौम के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। कई लोग नाम भूल जाते हैं, लेकिन जो जहाज जो यूनिट होता है वो याद रखते हैं। हंगोर का नाम लोग याद रखेंगे। पाकिस्तान नेवी के सुर्खरुई की इस दास्तान को निस्फ सदी होने को आई है, लेकिन आज भी हुनर औजे कमाल पर है और जज्बा बामे अरूज पर। अब भी कभी अर्ज़ पाक की बका पर हर्फ आया तो वक्त एक बार फिर साबित कर देगा कि जुर्रत, शुजाअत और बसालत का निशान सबमरीन फोर्स दुश्मन के लिए हमेशा ज़र्ब-ए-कारी रहेगी। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सबमरीन एक भारत के जंगी जहाज़ को तबाह करती है और दुनिया में आज तक ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ। इस रिकॉर्ड के बनाने में भी एडमिरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, ये जो 1971 वाला वाकया है, ज़रा इसको भी थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं कि ये क्या मामला था, कैसे हुआ। मैं उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर ये नई सबमरीनें जो आई थी हमारी फ्रांस से, मैं पहली सबमरीन का कमांडिंग हंगोर, इसका मतलब है शार्क, मैं उसका कमांडिंग ऑफिसर था और मेरे और कमांडिंग ऑफिसर थे। मैं रैंक के बगैर नाम लूँगा, एयू खान साहब, बुखारी साहब, इनकी अभी डेथ हुई है, फिर एडमिरल बुखारी थे, अब बुखारी जैसे कादरी थे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, वो भी चले गए, आधे चले गए, हम क्रू में से आधे रह गए हैं 71 के बाद, गुड क्रू। तो वो अब सेल कर गए थे। आपको याद होगा लोगों को कि रमज़ान शरीफ तक कुछ नहीं था। हमारी ये अप्रिसिएशन थी कि रमज़ान शरीफ के बाद इंडिया अटैक करेगा, जो उन्होंने किया। हम सेल कर गए, हम अचानक नहीं पहुंच जाते बॉर्डर में, हमें तकरीबन 3-4 दिन लगते हैं, हमें छुप के जाना पड़ता है। तो तकरीबन एंड ऑफ नवंबर हम हंगोर जो है बॉम्बे के बाहर पहुंच गई थी। मेरा एक वाक़या, मेरा फिर छोटा सा एक डिफेक्ट हो गया। एक हमारा एक कंडीशनर का वाटर सर्कुलेटिंग पंप की बेरिंग होती है, वो जैम हो गई। ये सुराख पानी के नीचे होता है, उसके लिए हमें ड्राई डॉक आना पड़ता है। अच्छा। हमारा जज्बा सही करने के हम सब ने कहा हम तो नहीं जाएंगे कराची, शर्म की बात है। सारा वक्त हमने जंग के लिए तैयारी की, अब पहुंच गया वापस, हम नहीं जाएंगे। ओके। फिर हमने रिस्क लिया। उसका रिस्क क्या होता है? रिस्क ये लिया कि उन्हीं के पानी में अपने सबमरीन को कैमोफ्लेज किया एज ए फिशिंग बोट। अच्छा। लाइटें वाइटें लगा के, काली तो होती है, नंबर शंबर मिटावट होती है। और फिर हम कहते हैं लिस्टिंग, हमने सबमरीन को टिल्ट किया, पानी डाल के, फ्लड वेरी डेंजरस, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो सुराख बाहर आ गया। और 12-14 घंटे में मेरे बहादुर
टेक्निकल लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्या बात, क्या बात, वाह। इस दौरान ये वाक़या है, एक हिंदुस्तान का जहाज़ मगरिब के वक्त हमारे नज़दीक आया, तो देखो हमारी वर्कअप कैसे थे वो, ये अगर कोई इमरजेंसी हो, हम तो सर्विस में थे ना, अगर इमरजेंसी हो तो ये सबमिट सर्विस में ये नहीं कहता रिक्वेस्ट कैप्टन, जैसे वो नहीं होता, वो कहता कैप्टन ब्रिज। तो कैप्टन ब्रिज में इमरजेंसी में भागा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट फिट 5 सेकंड 3 सेकंड टुक मी टू गो टू द ब्रिज। उस वक्त तक एक बशीर हमारे थे कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट, उन्होंने कहा जी कन्फर्म्ड इंडियन शिप कॉलिंग बॉम्बे कोस्टल कमांड नेट, कन्फर्म हो गया। उन्होंने फौरन देखो कितना कोऑर्डिनेशन है, 3 सेकंड। उन्होंने कहा, मेरे ऑफिसर ने कहा जरा डाइव करें, मैंने कहा नहीं, अगर डाइव करते तो उसको पता लग जाता मैं सबमरीन हूं तो ही विल फायर एट मी। बिल्कुल, अगर मैं डाइव ना करूं तो 50% है कि उसको बेवकूफ नहीं लगेगा, 50% है, तो मैंने डाइव नहीं किया। वो 1000 गज तक आया, उसने सर्च लाइट मेरे ऊपर ऐसे की और फिर समझा कि फिशिंग बोट है, वापस चला गया। तो ये थोड़ा जो है ना, लक फेवर्स द ब्रेव हु टेक रिस्क, वेरी ट्रू है। तो किस्मत बहादुर और बहादुरी के साथ देती है। फिर हम आ गए वापस, वो ये जो गुजरात है मोदी का, इसके दीव हेड के सामने आ गया। सबमरीन, नाजरीन को बताना चाहता हूँ आपको भी, सबमरीन ऑपरेट करती है दुश्मन के पानी में, क्योंकि वो दुश्मन का जहाज बना होता है। तो मेरी जिंदगी, सबमरीन की जिंदगी में आधा वक्त मैंने बॉम्बे के बाहर गुजारा, उन्हीं के पानी में, उन्हीं की इंटेलिजेंस उधर ही होते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल लोग, हाँ, तो दैट्स हाउ इट इज। फिर हमने जब एरिया बदला तो 2 जहाज उनके मिले, वो शैलो वाटर में। सबमरीन जो है मुझे डेप्थ चाहिए, तकरीबन ये जो डीप डाइविंग सबमरीन है 100 मीटर डेप्थ, 50 मीटर में अपना और 50 मीटर तकरीबन नीचे, ताकि कोई हो जाए तो हम रिकवर कर सकें 100 मीटर। चलो इमरजेंसी में आप 80 ले जा सकते हैं। सो यू मस्ट नॉट बी अलाउ द एनिमी टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। उन्होंने इधर नहीं आएंगे, तो वो सर्च पैटर्न करके हम चले गए। फिर हमने बिल्कुल रिस्क लेके टर्न करके, जो टॉर्पेडो हमारे राइट को था वो था कुकरी, वो स्क्वाड्रन कमांडर का जहाज था। अल्लाह ने यही लिखा था कि स्क्वाड्रन कमांडर के जहाज को, कैप्टन महेंद्रनाथ मुला उसमें था, उस पर फायर किया। वो पीछे उसके एक्सप्लोर हुआ, वहाँ पीछे एक्सप्लोर, पीछे मैगजीन था 60 टन। तो वो 60 टन जब एक्सप्लोड हुआ तो जहाज विदिन 120 सेकंड डूब गया। उसमें उनके 200 बंदे मारे गए और बाकी रेस्क्यू कर लिया। अब फिर मेरा, क्योंकि अब तो मैंने अपनी पोजीशन दे दी है, सबको पता लग गया, अब मैंने कराची की तरफ आना, वापस आना है। तो उनको मेरा पता था। तो 3 दिन तक बहुत हमें मुश्किल का वक्त था और तकरीबन 156 डेप्थ चार्ज हमारे ऊपर गिराए गए। लकली नज़दीक नहीं था, नज़दीक 1000 गज भी हो तो आदमी हिल जाता है, नीचे होती है। अब मतलब है सबको होता है कुछ भाई चले घर चले वगैरह, लेकिन वही बात है, लेकिन वो जज्बा है, शिप्स कंपनी मेरे साथ थी, उनको फेथ थी, अल्लाह पे फेथ, कमाने को सिर्फ फेथ, वी टुगेदर वी बोर इट आउट। सबमरीन बड़ा सिंपल है, either we all die or we all survive. Or we all survive. बिल्कुल। Simple. इसमें हमारा comradeship होती है। क्या बात। तभी हम वही खाना खाते हैं। This is what makes you a war veteran. This is what makes you a war veteran. फिर हम वापस आ गए। तो ये फिर मेरा अब एक क्रू है, आधे हम चले गए हुए हैं, जो ऑफिसर्स के नाम लिए मैंने। बिल्कुल। 2 मेरे बहुत अच्छे थे, अभी तक एक जिंदा है जो मेरे टॉर्पेडो जेसीओ थे, उनका नाम अजीज था, ही स्टिल अलाइव। जो शहीद हैं उनके लिए भी हमारा सलाम, और जो गाजी हैं उनके लिए भी हमारा सलाम, और ये पूरी कौम सलाम पेश करती है। फाइनली हुमैर साहब आपकी तरफ हम आएंगे कि ये जो सारा सिलसिला होता है वॉर का, वो इसलिए होता है कि आपने पीस को प्रिवेल करवाना होता है, और जो पीस की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, कि मतलब एक वॉर टाइम का काम आपका अलग है लेकिन पीस का काम अलग है, वो थोड़ा सा ज़रूर हमें बताइए। बेसिकली आप कह रहे हैं पीस टाइम में भी हम वॉर की प्रिपरेशन करते हैं। जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन के हाउ वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द वॉर टाइम। तो नेवी में डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो हम सबमरीन्स के साथ, ये जो मैंने सबमरीन पकड़ी वो मेरी ट्रेनिंग थी अपनी फ्रेंडली सबमरीन्स के साथ, जो मैं एक्सरसाइजेस करता था और मैं उनसे एक्सपीरियंस गेन करता था। और वो एक दिन आया जब वो ट्रेनिंग काम आई और मैंने दुश्मन की सबमरीन को पकड़ लिया। तो मैंने अपनी नेवी में रहते हुए अपने एसेट्स के साथ ट्रेनिंग की, अपनी सबमरीन्स के साथ, अपने शिप्स के साथ। इसी तरह हम दूसरे मुल्कों के साथ भी ऑपरेट करते हैं। Okay. तो पीस टाइम में हम एक दूसरे को
मॉनिटर कर रहे होते हैं और वॉर टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली फेब में हमने अमन एक्सरसाइज की, जिसमें मोर देन 45 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उसका मोटो ही है टुगेदर फॉर पीस। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्रीज। वो 45 कंट्रीज़ आए, उन्होंने देखा पाकिस्तान को, दोस्ती बढ़ाई। दुश्मन के लिए भी एक मैसेज गया कि हम अकेले नहीं हैं और अगर कभी उसने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो हम तैयार। मुंह की तो वो खा चुका है। बिल्कुल। और सर ये भी दुश्मन को बता दें कि हर दफ़ा हम चाय भी नहीं पिलाते। मैं ये दुश्मन को कहना चाहूँगा, हर दफ़ा हम चाय भी नहीं पिलाते और हर दफ़ा हमारी छोड़ने की हैबिट भी नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों मेहमानों का। अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे और आप दोनों के जज्बे की तरह ही पूरी कौम में ये जज्बा जो है वो सर चढ़ कर बोलता रहे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे। नाज़रीन, ये हमारा आज का खास प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और आखिर में जाते जाते बिल्कुल एक और चीज़ दिखानी है। जाते जाते बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है और दूसरा ये खास नगमा है जो यौम बहरिया के मौके पर तैयार किया गया है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी खाक पे लिबास ये जो पाक है सजा, मेरे पाँव में सफर है मेरा हम सफर खुदा। मेरी खाक पे लिबास ये जो पाक है सजा, मेरे पाँव में सफर है मेरा हम सफर खुदा। ये लिबास मैं पहन के तेरे काम आ गया, तेरे आशिकों में मेरा भी नाम आ गया। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। लिबास ये दिल रुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। लिबास ये दिल रुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। जाए उस जगह पे जाती जहाँ सोच भी नहीं, पीछे कोई है बुलाता ये तो होश भी नहीं। तेरी सब्ज वो निशानी चलते साथ देते हैं, जब भी याद आए अपने वो चूम लेते हैं। सब हसरतों को मेरी आराम आ गया, तेरे आशिकों में मेरा भी नाम आ गया। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। लिबास ये दिल रुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। लिबास ये दिल रुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। है लहू रगों का मेरी धड़कनों का साज है, प्यार तेरा पहले हमको जिंदगी तो बाद है, जिंदगी तो बाद है। तू रहेगा बाद अपने इतना मान काफी है, जज्बाए वफा को मेरी एक जान काफी है। तेरे रास्ते में मेरा अंजाम आ गया, तेरे आशिकों में मेरा भी नाम आ गया, नाम आ गया। तो ये दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ, दिल खुश हुआ। लिबास ये दिल रुबा, मेरी हर दुआ, मेरी हर दुआ। हाँ तू मेरी हर दुआ। तो ये दिल खुश हुआ, दिल
दिल खुश हुआ